हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने विचार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ, मैं कोई यूट्यूबर या बिग शार्क नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो, ये इसमें मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,60,247 रुपये और 22 की होल्डिंग्स अभी मेरे पास है। आप भी सोच रहे होंगे कि अमाउंट इतनी छोटी सी है लेकिन होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा रख ली इन्होंने। तो देखिए, आप दोनों तरीके ठीक आप कैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी को पकड़िए, उसको ढंग से एवरेज डाउन करते जाइए, फिर नेक्स्ट कंपनी को पकड़िए, फिर और अमाउंट आता है, फिर नेक्स्ट कंपनी को पकड़िए। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, आपको उनका बिजनेस समझ में आता है, आप अच्छी तरह से उनके बिजनेस को समझ सकते हैं, तो आप उनके एक एक दो दो स्टॉक खरीद के रख सकते हैं और भविष्य में जब भी आपके पास फंड आए तो उनको आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। तो मैंने वैसा ही किया है। जिन जिन स्टॉक्स का बिजनेस मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, तो मैंने उनको बाई करके रख लिया है एक एक दो दो क्वांटिटी के रूप में। और मोस्टली मेरे जो स्टॉक्स हैं वो एसआईपी स्टॉक्स हैं। तो जैसे जैसे मेरे पास फंड आता जाएगा, मैं इन पे कंटिन्यूसली एसआईपी फॉर्म में बीओडी करता जाऊंगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हम रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आ तो जाते हैं और कोई यूट्यूबर हमें स्टॉक रिकमेंड कर देता है तो हम झट से जाके बाई भी कर लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता कंपनी क्या काम करती है, क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या उसकी फ्यूचर ग्रोथ है, कुछ नहीं, किसी बात से हमको कोई मतलब नहीं। हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि हमारा पैसा जो है मेहनत का पैसा नहीं है और हम तुरंत जाके बाई कर लेते हैं। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, तो हम जो है एक स्टॉक को बाई नहीं कर रहे बल्कि कंपनी के बिजनेस को बाई कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना होता है। क्योंकि हम किसी स्टॉक को जब भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तो हम उसके बिजनेस को समझ समझ के बाई करें तो अच्छा होगा। क्योंकि जो है अगर आपको कंपनी का बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि कभी ना कभी तो बियर मार्केट आएगा, जैसे अभी बियर मार्केट चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं, पोर्टफोलियो नीचे ही नीचे जा रहा है, तो क्या करें क्या करें। तो जब ऐसे बियर मार्केट आता है तो आप उस स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर पाओगे अगर आपको कंपनी के बिजनेस की समझ नहीं है। इसका एग्जांपल मेरे पास, ये मेरी जो टॉप होल्डिंग है फाइन ऑर्गेनिक, ये है। फाइन ऑर्गेनिक में मैंने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 15% वेटेज दे रखा है। और आई नो वेरी वेल कि ये काफ़ी छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी तो नहीं बोल सकते, मिड कैप साइज कंपनी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको टॉप होल्डिंग बना रखा है। तो क्यों? क्योंकि मुझे इसके बिज़नेस की अच्छी तरह समझ है, मैंने इसके बिज़नेस को अच्छी तरह स्टडी किया है कि कंपनी क्या काम करती है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या कुछ है। तो जो मैंने, तब भी मुझे डर नहीं लग रहा। और ये देखिए मेरे बाइंग प्राइस से ये जो है 35.57% डाउन है। मेरा इसका जो बाइंग लेवल है वो 6266 रुपये का है। बट फिर भी मैं डरा हुआ नहीं हूँ। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलते हैं कि मैं 5000 के लेवल पे फंसा हुआ हूँ, मैं 4500 के लेवल पे फंसा हुआ हूँ, मैं 600 के लेवल पे फंसा हुआ हूँ। ये जो फंसा हुआ शब्द है ये आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आपने स्टॉक को बाई कर लिया, भाग रहा था, लगातार भाग रहा था, तो भागते स्टॉक को आपने पकड़ लिया। बट जब वो गिर रहा है तो आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हाय बर्बाद हो गया, लूट गया, पैसे बर्बाद हो गए, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना, आपको कंपनी के बिजनेस को समझना है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ आता है तो कितना भी वो डाउन हो जाए, कितना भी गिरे, आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं।
आपको गिरने का कारण, उसके जो डाउन होने का कारण पता करना है कि क्या रीज़न है। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं तो इसके डाउन होने का कारण कंपनी जो है कंटिन्यू अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती आ रही थी Q1Q बेसिस पर। तो अच्छा रिजल्ट लगातार पेश करने के कारण ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दे रही थी कंपनी लगातार। तो इससे एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही बन गई थी कि कंपनी लगातार अच्छा जो है अच्छा रिजल्ट पेश करेगी। बट जो है जो Q3 था, दिसंबर क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट था वो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो ठीक था, बट जो है Q1Q बेसिस पे उसमें डिप आया था। इसी वजह से मैनेजमेंट को भी आगे ऐसा ही लग रहा है कि जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हैं उनमें भी कंपनी की परफॉर्मेंस म्यूट रह सकती है। तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी वीक है। और एक्सपोर्ट डेटा हमने देखा जो है फरवरी का एक्सपोर्ट डेटा भी काफ़ी वीक है और मार्च का भी वीक ही रहने वाला है जिस तरह से हालात अभी चल रहे हैं। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 61% एक्सपोर्ट से और 39% डोमेस्टिक से आता है। तो जब तक एक्सपोर्ट हमारा नहीं सुधरेगा तब तक जो है रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद नहीं है। तो इस वजह से कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कुछ समय के लिए जो है म्यूटेड परफॉर्मेंस कंपनी की एक्सपेक्ट कर रही है। इसी वजह से वो चीज़ें प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रही हैं। जब आपको ये रीजन समझ में आ जाएगा, कंपनी का बिजनेस समझ में आ जाएगा, तो आप जो है स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। तो इसी प्रकार आपको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट है, सब कुछ है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। बट क्या है कि हम टाइम देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई और हमें करके दे दे। देखिए पैसा आपका है, बड़ी मेहनत से बनता है, बड़ी मेहनत से आपने कमाया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है कि आप उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ, क्योंकि ये इक्विटी है बॉस, यहाँ ये बहुत रिस्की है। पैसा सबसे ज़्यादा बनता भी यही है और पैसा सबसे ज़्यादा डूबता भी यही है। तो आपको सबसे पहले अपने एक एक रुपये को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी जो स्टॉक आप बाई कर रहे हो उसके बिजनेस को अच्छी तरह से स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, जैसे बात करते हैं हम यहाँ फाइन ऑर्गेनिक, तो अगर हम कंपनी का बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास स्क्रीनर की जो साइट है, ये देखिए गूगल पे आप ऐसे लिख सकते हो स्क्रीनर लिख के जो पहला ही लिंक आया है उस पर आप टैप कर सकते हो। उस पर टैप करने के बाद आपके पास ऐसे खुल जाएगा ये, यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हो फाइन ऑर्गेनिक। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालोगे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, तो ये आपको जो कंपनी का जो बिजनेस है, क्या कंपनी काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब यहाँ खुल जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ मार्केट कैप लिखा हुआ है कंपनी का, करंट प्राइस लिखा हुआ है, पीई लिखा हुआ है, जो भी रेशियो आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। सारी रेशियोज यहाँ पर दी गई हैं सभी की सभी, कुछ भी देखिए इंडस्ट्री पीई 23.9 है और जो स्टॉक पीई है वो अभी भी 22.3 है, तो अभी भी इंडस्ट्री पीई से नीचे ही है, तो आप बाई कर सकते हो। बट ये वीडियो किसी भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता है, तो अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सब सारे उसके रेशियोज देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो कितने क्या कुछ है। तो यहाँ पर देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो है ओलियो केमिकल जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल होते हैं। देखिए दो प्रकार के केमिकल हमारे पास होते हैं, पेट्रोकेमिकल एंड ओलियो केमिकल। पेट्रोकेमिकल जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं और जो ओलियो केमिकल है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है, ये मैन्युफैक्चरर है, प्रोसेसर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है ओलियो केमिकल में। तो ये कंपनी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ओलियो केमिकल के लिए। और ओलियो केमिकल की डिमांड जो है बहुत ही कम होती है, काफ़ी कम होती है, लेकिन ये बहुत ही वेरी वेरी एसेंशियल केमिकल होते हैं, इनके बिना जो है काम नहीं चल सकता है बिल्कुल भी, लेकिन इनकी डिमांड बहुत कम होती है। और इस जो फील्ड में है कोई नया प्लेयर एंट्री भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो केमिकल है काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ये, अगर ज़रा सा भी इधर से उधर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की भी प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कल को नया प्लेयर आके ओलियो केमिकल बनाने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस फील्ड में दो ही प्लेयर हैं, एक फाइन ऑर्गेनिक और दूसरा फेयरकैम ऑर्गेनिक। फेयरकैम ऑर्गेनिक काफ़ी माइक्रो कैप छोटी कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक मार्केट लीडर है ओरियो केमिकल में। और जो है ये केमिकल देखिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फूड्स में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक, कोटिंग और अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन।
तो ये हर जगह यूज होते हैं। और यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो क्या है, ये फाइन ऑर्गेनिक जो है इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है, लार्जेस्ट इन इंडिया, और जो है ग्लोबली 6 प्लेयर में आती है। तो इसके अगर हम कस्टमर को देखें कंपनी के, तो ये देखिए कोका कोला, ब्रिटानिया, पार्ले, ये जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, ये इसके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर कह लीजिए, क्लाइंट कह लीजिए। और जो एशियन पेंट, पीडीलाइट, बर्जर पेंट्स कंपनी इसके क्लाइंट हैं। तो आप देखिए कितना एसेंशियल केमिकल है ये, जो एफएमसीजी के लिए, पेंट्स कंपनीज के लिए। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि किसी भी क्लाइंट से 5% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्लाइंट, एक कस्टमर कंपनी को छोड़ के चला भी जाए तो इसको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आपको ये सारी बातें आप यहाँ से स्टडी करोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी, तो आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, डेटा सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए डोमेस्टिक से इसको 39% और एक्सपोर्ट से 61% इन फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 45% डोमेस्टिक से था और 55% जो है एक्सपोर्ट से था। तो आप यहाँ सब कुछ पढ़ सकते हो, सारा बिजनेस स्टडी कर सकते हो, सब कुछ स्टडी कर सकते हो। अगर आपने ये बातें सब कुछ यहाँ से पढ़ ली, अच्छे से स्टडी कर लिया, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा चाहे ये 80% क्रैश हो जाए। बस प्रॉब्लम क्या है, आपको समझना है कि जो क्रैश होने का, गिरने का, स्टॉक्स के गिरने का कारण क्या है। अगर रीजन एक्सटर्नल है, कंपनी में कोई मैनेजमेंट का लोचा नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई चोरी चपाटी नहीं की है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल रीजन, इन्फ्लेशन, रेट हाइक, एक्सपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी XYZ जो भी रीजन है, अगर उसकी वजह से स्टॉक डाउन है तो आपको घबराना नहीं है। और कंपनी का जो है, जैसे रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट के Q3 में जो है फाइन ऑर्गेनिक का डाउन आया था, तो आपको आपके पास कुछ क्वांटिटीज होंगी, लेकिन फर्दर एडिंग के लिए आपको Q4 के रिजल्ट का वेट करना ही करना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाई करें तो उसके बिजनेस को अच्छी तरह स्टडी करें, उसके बिजनेस को समझें कि क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या कंपनी काम करती है। आपके पास जितनी भी होल्डिंग्स हैं, कोई एक किसी एक का बिजनेस नहीं, आपके पास कम से कम जो आपकी होल्डिंग्स हैं सारी की सारी, उनका बिजनेस आपको अच्छे से समझ आना ही आना चाहिए। आपको अपनी होल्डिंग्स के नाम पता होने चाहिए अच्छी तरह। और जितनी भी होल्डिंग्स आपके पास है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जो ये कंपनी है क्या काम करती है, तो आप अच्छे से बता पाओ कि मेरा फाइन ऑर्गेनिक ये काम करता है, VBL ये काम करता है, बजाज, उस कम से कम आपको कंपनी के बिजनेस की समझ तो अच्छे से होनी ही होनी चाहिए, ताकि आप उसको होल्ड कर पाओ, आप कंपनी के बिजनेस को समझ पाओ कि क्या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है, कंपनी क्या काम करती है, ताकि, और हमें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जिसका बिजनेस हमें अच्छे से समझ आए। रीज़न क्यों? क्योंकि जब भी बियर मार्केट आए, जब वो गिरे, तो आपको डर नहीं लगेगा और आप उसको होल्ड कर पाओगे। तो आपको कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कंपनी के बिजनेस को की गई इन्वेस्टमेंट को सट्टा बोलते हैं। सट्टा नहीं खेलना हमें मार्केट में। हम ये मनी जो हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, हमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी है जिनका बिजनेस हमें अच्छे से समझ आए। तो कम से कम स्टॉक रखिए, अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाइड ज़रूर रखिए। अपनी सभी होल्डिंग्स के नाम आपको याद होने चाहिए, सभी होल्डिंग्स का बिजनेस आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। जिस कंपनी का भी बिजनेस आपको समझ नहीं आता है, उस कंपनी में हाथ मत डालिए। जिस कंपनी का बिजनेस आपको अच्छे से समझ आता है, सिर्फ वही रखिए। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने में हेल्प करेंगी। नहीं तो आप किसी भी स्टॉक को, जब भी बियर मार्केट, देखो ये इक्विटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो हमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जिनका बिजनेस अच्छे से हमारी समझ में आ सके। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है, कम से कम 10-12 साल। बार बार बाई सेल
करके वीडियो गेम मत खेलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे कम रिस्की तरीका है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। दो दो चार चार क्वांटिटीज से कुछ नहीं होगा। अपनी ये टाइम है, ये अच्छा टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने की। बार बार बाई सेल करके अपने बाइंग प्राइस को, अपने बाइंग लेवल को ख़राब मत करिए, अपनी कंपाउंडिंग को ख़राब मत करिए, अपने होल्डिंग्स को बढ़ाइए, ताकि जो है जब भी बुल मार्केट आएगा, देखिए बुल मार्केट तो आना ही है। निफ्टी जो है 0 से लेकर 17,000 तक आ चुका है, 18,000 तक गया था, लेकिन लास्ट में जाना ऊपर ही है। ठीक है, तो हमें जो है हमें जो है अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ करिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग आपको करनी है, आप दूसरे डीमैट अकाउंट से कीजिए। एक अकाउंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही रखना चाहिए। बिकॉज ये बियर मार्केट कुछ नहीं कह सकते, कोई भी अच्छी न्यूज़ आए तो रॉकेट बन जाएगा, कोई भी बैड न्यूज़ आए तो एलसी लगेंगे। तो ऐसे ही चलता है मार्केट और ऐसे ही चलता आया है। घबराइए मत, सिर्फ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करिए, उनको एवरेज डाउन करते जाइए, हर लेवल पे बाई कीजिए, एक एक दो दो क्वांटिटी के रूप में बाई करें, स्टैगर्ड मैनर में बाई करें। अवॉइड लमसम और बक बाइंग इन एनी स्टॉक, किसी भी स्टॉक में बक बाइंग मत कीजिए और लमसम करने की कोशिश मत कीजिए। स्टैगर्ड मैनर में लगातार बाई करते जाइए, बॉटम फिशिंग की कोशिश मत कीजिए। ये सारी बातें जो हैं आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। अगर अभी बियर मार्केट में आप अपनी होल्डिंग्स को अच्छी तरह से बढ़ा लेते हैं, तो जब भी बुल मार्केट आएगा तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो को बनाने का यही मकसद था। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।